गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में बात की है रघुराम राजन जी ने। वही रघुराम राजन जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। 23rd गवर्नर आरबीआई के थे रघुराम राजन जी, और आज की डेट में आरबीआई के गवर्नर हैं 25th नंबर के शक्तिकांत दास। तो रघुराम जी राजन जी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बात शुरू हुई थी 1950s में। 1950 से 1980s तक जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो योजना आयोग जो था उसमें पंचवर्षीय योजनाएं लाने जिसका काम था, तो उनमें जो था हमारा जो ग्रोथ रेट था इंडिया का वो एक लेवल था, उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहा था। तो जो एवरेज ग्रोथ रेट था वो 3.5% था। तो उसके पीछे क्या कारण थे, किन वजह से वो था, क्यों इसको हिंदू ग्रोथ रेट के कहा गया, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, हिंदू ग्रोथ रेट जो एक टर्मिनोलॉजी थी जिसको क्वाइन किया था हमारे प्रोफेसर राज कृष्णा ने। प्रोफेसर राज कृष्णा हुए एक, उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को क्वाइन किया, नाम था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म किसने दी और कौन सी प्लानिंग कमीशन की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके बारे में बात करती थी। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था यानी हिंदुओं की विकास की दर क्या थी, यह टर्म दी थी प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1970s में। ठीक है, 1970 में इन्होंने ये टर्म दी थी प्रोफेसर राज कृष्णा ने। और हमारे जो देश का ग्रोथ रेट रहता था वो 3.5% पर ईयर था। हम एवरेज इस ग्रोथ रेट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन हमने ये ग्रोथ जो हमारा था उस बैरियर को भी पास किया। लेकिन हमारे देश का जो ग्रोथ रेट उस टाइम चल रहा था 3.5% पर ईयर एवरेज, वो इतना कम था कि साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग जैसी कंट्रियां जो डेवलपिंग कंट्री थी उनसे भी कम हमारे देश का ग्रोथ रेट था। हमारी इकोनॉमी बहुत स्लोली ग्रो हो रही थी। तो ये जो टर्म थी स्लो ग्रोथ रेट, ये इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती थी 1950 से 1980 के बीच में। 1950 से 1980 के बीच में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारी यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी उसको रिप्रेजेंट करता था। जो टर्म दी थी प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1970s में, एग्जैक्टली 1978 में, 3.5% एवरेज की दर से हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमी हम उनसे भी बहुत स्लोली और बहुत लो लेवल पे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। और वो कंट्रियां साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, इनसे हम नीचे ग्रो कर रहे थे। तो समय के साथ हुआ क्या कि जो टर्म थी कंट्रोवर्शियल टर्म बन चुकी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कंट्रोवर्शियल टर्म बन चुकी। कारण क्या था? क्योंकि जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था ये स्लो ग्रोथ रेट कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर की वजह से था। हमारा कल्चर और रिलीजियस फैक्टर, हिंदुइज्म की ज्यादा बात करते हैं, उसकी वजह से ये हमारा स्लो ग्रोथ रेट था एज कंपेयर टू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। स्ट्रक्चरल इशू और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज उसका रीजन नहीं था। रीजन क्या था? हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन। तो रघुराम राजन जी जो आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, पहले 23rd गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनका कहना है कि इंडिया बहुत जल्दी इस ग्रोथ रेट के पास पहुंचने वाला है 3.5%, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। तो आज भी इस टर्म का यूज होता है एकेडमिक और पॉलिसी डिस्कशन में इंडिया की स्लो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे देश की इकोनॉमी की स्लो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए आज भी एकेडमिक लेवल पे पॉलिसी की डिस्कशंस होती हैं, उन पे यही टर्म यूज होती है। लेकिन ये टर्म कंट्रोवर्शियल है, कारण रिलीजियस और कल्चरल इशू रादर देन इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। ठीक है बात। तो इसके बाद क्या हुआ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, देखिए यहां पे आपको समझा रहा होगा 1950 से 60, 1970, 1980 ये 4% ग्रोथ रेट। तो हम जो थे वो 3.5% के ग्रोथ रेट एवरेज से बढ़ रहे थे। फिर हमारा ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ा 5.4%, 5.9%।
आज की डेट का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022 और 23 का आर्थिक सर्वेक्षण, वो बात करता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.5%, 6 और 6.5% के बीच में जो था उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन रघुराम राजन जी कहते हैं कि बहुत जल्दी ही, वेरी क्लोज इंडिया इज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इंडिया को इससे कैसे उभरना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी कारण क्या थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के। तो सबसे पहले लो जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बहुत कम था। जीडीपी इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी, वही कारण था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी इंडिया की स्लो इकोनॉमी की ग्रोथ होना। दूसरा कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम हो रहा था, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीमा औद्योगिकरण, यह भी एक कारण था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के स्लो होने का, यानी इंडियन इकोनॉमी को स्लो करने का। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बाहर से कोई भी एफडीआई अलाउड नहीं थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नए नए बिजनेस इसमें नहीं हो सकते थे, एफडीआई नहीं थी, और इसकी जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो बहुत स्टैग्नेंट हो चुकी थी, स्थिर हो चुकी थी। यह भी एक कारण था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के स्लो होने का। दूसरा लाइसेंस राज, लाइसेंस राज इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी हमारी, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में और दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 और सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। 1956 में प्राइवेट सेक्टर को कर दिया कंट्रोल लाइसेंस के थ्रू और पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया। ये जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये बात भी करती है कि हमारे जो इकोनॉमिक कंस्टिट्यूशन इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कहते हैं, या वाइवल भी कहते हैं इसको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की 1956 की पॉलिसी को। तो यहां पे लाइसेंस राज आ गया, यानी कि जितनी भी हमारे प्राइवेट जो थी इंडस्ट्रीज उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सपेंड कर दिया गया। यह भी एक कारण रहा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात पर प्रतिस्थापन, इसका मतलब हुआ कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट ही कर दिया। कहने का मतलब कि इंडिया में ही इंडस्ट्रियां लगाई छोटी बड़ी सारी, और जो भी कंपटीशन था उस कंपटीशन को खत्म कर दिया गया। नए बाहर से बिजनेसमैन नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होगा। उसकी वजह से जो इंपोर्ट था वो भी एक कारण रहा, सब्स्टिट्यूट ही कर दिया इंपोर्ट को। ठीक है जी बात। फिर इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट का, इनएफिशिएंट था, अनप्रोडक्टिव था, करप्शन उस पर ज्यादा होती थी। तो ये कारण था एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के स्लो होने का। और एक लास्ट कारण लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई तो आ ही नहीं रही थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब फॉरेन की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी तो कहां से ग्रोथ होनी थी। तो ये सारे रीजन थे कि इंडियन की इकोनॉमी जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको रिप्रेजेंट करता है हिंदू ग्रोथ रेट, जो एवरेज 3.5% से ही रह रहा था, ये उसके सारे रीजंस थे। इसलिए रघुराम राजन जी आज की डेट में बात करें कि इंडिया इज सून वेरी क्लोज टू दिस लेवल। तो नेक्स्ट क्या हुआ, हमारी जो पंचवर्षीय योजना का नाम आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन हमारे देश में हुआ करता था योजना आयोग, जो बना था 15 मार्च 1950 को, और इसको रिप्लेस किया रिसेंटली नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को। तो जो प्लानिंग कमीशन है इसकी टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई, 12th 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी 61 से 66। हम चलते हैं सीधा 7th 5 ईयर प्लान पे, जो 1985 से 1990 के बीच में हुई। और इसी पेपर का आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारा न्यूज में है, करंट टॉपिक है, वो क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन क्या है कि 7th 5 ईयर प्लान जो 1985 से 90 के बीच में चली, उसी में ही जो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट का बैरियर था उसको इंडिया ने क्रॉस कर लिया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो टर्म प्रोफेसर राज कृष्णा ने दी थी, और जो बात करते थे कि इंडिया एवरेज जो है 3.5% की ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस बैरियर को इंडिया ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्रॉस कर दिया। ठीक है, जो हुई 1985 से 90 के बीच में। और 7th 5 ईयर प्लान में ही
प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दे दी गई। वही 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें बात किया करते थे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करो और प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस के थ्रू कंट्रोल करो। तो प्राइवेट सेक्टर से खफा भी बहुत हो गया था उस टाइम की सरकार से। तो प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिली 7th 5 ईयर प्लान में, और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को भी हमने क्रॉस किया, और इकोनॉमी ने रिकॉर्ड 6% की ग्रोथ रेट अचीव की और टारगेट रखा था 5%। टारगेट से भी ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया ने अचीव किया 7th 5 ईयर प्लान में। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो 3.5% था उसको क्रॉस कर दिया गया 7th पंचवर्षीय योजना में, जिसका जो प्लानिंग कमीशन, जिसकी जगह अब नीति आयोग आया है। तो थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में भी देखते हैं। प्लानिंग कमीशन जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, संविधान के बाहर, इसका एक और नाम दे सकते हो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन साथ में है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू नहीं बनती। जो संविधान में जिसका जिक्र है वो तो हो गई संवैधानिक बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी वो होगी स्टैट्यूटरी बॉडी। और प्लानिंग कमीशन था नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी प्लानिंग कमीशन ये तो था, आगे बताता हूं आपको। साथ में इसमें एक्सपर्टीज कुछ लिमिटेड थी। इधर नीति आयोग एडवाइजरी थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन हर 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना लाता था। उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। 15 ईयर का इनका विजन डॉक्यूमेंट है, 15 ईयर का। 7 ईयर की इनकी स्ट्रेटेजी है, 7 ईयर स्ट्रेटेजी, और 3 ईयर का इनका एक्शन एजेंडा है। और यही आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जैसे प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना, वैसे नीति आयोग का कैसे काम करता है। तो 2015 में आया है, 15 साल का डॉक्यूमेंट, यानी 2030 तक इनका विजन है, 7 ईयर की इनकी स्ट्रेटेजी रहती है और 3 ईयर का इनका एक्शन एजेंडा रहता है। और ये एक एडवाइजरी थिंक टैंक है जिसमें वाइडर एक्सपर्टीज है, और हमारे प्लानिंग कमीशन में लिमिटेड एक्सपर्टीज थी। साथ में ये जो नीति आयोग है एक काम करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, सहकारी संघवाद के विषय में बात करता है ये, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेस पे ही इसने अपना काम किया। और ये जो प्लानिंग कमीशन था इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन, सिर्फ स्पेक्टेटर थे, इतना रोल नहीं दे दिया गया था स्टेट्स को प्लानिंग कमीशन में। लेकिन नीति आयोग में इनको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिला है। नीति आयोग जो आज की डेट में है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनकी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप यानी कि गांव पंचायत के लेवल पे डिसीजन लेके फिर अपर लेवल पे ले जाने। लेकिन योजना आयोग डिसीजन लेता था टॉप डाउन, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसीजन स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, फिर पंचायत लेवल पे। तो अच्छा काम नीति आयोग का एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग पॉलिसीज को इंपोज नहीं करता, प्लानिंग कमीशन पॉलिसीज को भी इंपोज करता था। क्यों करता था पॉलिसीज को इंपोज? क्योंकि इनकी एक प्लानिंग कमीशन की एक थॉट थी वन शू फिट्स ऑल। इनके कहने का मतलब था वन शू फिट्स ऑल का मतलब कि एक ही साइज सबको फिट आ जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। किसी के पांव का साइज 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, अलग अलग साइज है सबके पांव का। लेकिन इनका कहना था वन शू फिट्स ऑल, कि जिस स्कीम को पैसा गया उसी पे खर्च करो। केरला जैसी स्टेट जहां पे जो लिटरेसी रेट है 90% से ज्यादा है, उनको एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। प्लानिंग कमीशन कहता था एजुकेशन के लिए पैसा दिया, एजुकेशन पे ही खर्च करो, नहीं करते हो तो वापिस कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इनका था वन शू फिट्स ऑल अप्रोच। इनकी ऐसी अप्रोच नहीं है। इनकी पावर नहीं है नीति आयोग की फंड को एलोकेट करने की, ये फंड को भी एलोकेट करता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, इस बॉडी का इतना रोल था कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग को भी इसने पीछे छोड़ दिया था और प्लानिंग कमीशन सुपर कैबिनेट बन गया था। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस बॉडी को भी फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके रोल को अंडरमाइन कर दिया प्लानिंग कमीशन ने, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी।
तो इतना इंपॉर्टेंट बन गया था प्लानिंग कमीशन, सुपर कैबिनेट कहते थे इसको। तो ये सारा प्लानिंग कमीशन का और नीति आयोग तक था। तो ये हमारा दोस्तों आज का टॉपिक था, जिसमें हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देखा जो 3.5% प्रोफेसर राजकृष्णा ने टर्म दी, 7th पंचवर्षीय योजना में हमने उसको क्रॉस किया था। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।